हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड एज आई ऑलवेज से बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर स्काई न्यूज के साथ में एक इंटरेक्शन कर रहे थे जहां पे उनका इंटरव्यू टेलीवाइज किया जा रहा था और वहां पे उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है और स्पेशली जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये एक ऑफिशियल गलियारों से आया है, यानी कि बीइंग अ डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि यस वी सपोर्ट टेररिज्म। हम उनको प्लान करवाते हैं, हम उनको बैक करते हैं और ये काम हम काफी दशकों से करते हुए आए हैं। ऐसा उन्होंने टेलीविजन पे स्टेटमेंट दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रेयर ऑफिशियली इन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है, ये माना है इस टाइम पे जब पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था, जहां पे इंडिया बार बार ये कह रहा है और उन्होंने एक्सपोज किया है पाकिस्तान को कि किस तरीके से जो वो टेररिस्ट थे रेजिस्टेंस फ्रंट के, उसके अंदर काफी सारे लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तान की तरफ से आए थे जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक को अंजाम दिया। हालांकि जो हमारी अभी मीटिंग हुई थी, सारी ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें अमित शाह ने भी ये कहा कि हम फेल रहे, कि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ऐसा कोई अटैक होने वाला है और इसी वजह से उन्होंने इस डायरेक्शन में यह स्टेप लिया है कि अब वहां पे हम डिप्लॉयमेंट करते हुए नजर आएंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस का। बट जिस तरीके से इन्होंने ये एक शॉकिंग बॉम्बशेल गिराया है जहां पे वो खुद एडमिट कर रहे हैं और काफी सालों से जिस तरीके से इंडिया हमेशा से कहता था कि पाकिस्तान जो है हार्बर करता है, सपोर्ट करता है, इनको आर्म्स, एम्यूनेशन, ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान हमेशा से इस चीज को रिजेक्ट करता हुआ आया है कि हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम हमेशा टेररिज्म के खिलाफ हैं और टेररिज्म के अगेंस्ट हम ऐसे स्टेप्स लेते भी आए हैं। बट सबसे बड़ा मुद्दा यह हो चुका है कि जो पाकिस्तान एक हमेशा से नैरेटिव करता हुआ आया था कि नहीं नहीं वी डू नॉट सपोर्ट टेररिज्म, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, वो चीज कहीं ना कहीं खोखली पड़ चुकी है। एंड एट द एंड जो इनकी क्रेडिबिलिटी थी ना यूनाइटेड नेशंस के अंदर, या फिर फाइनेंशियल एड टास्क फोर्स हो गए, या फिर जो इनके वेस्टर्न एलीज थे जैसे ब्रिटेन, यूएस, अब इनके बीच में भी इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब हो चुकी है। बट उन्होंने कहा कि हम 3 दशकों से जो ये काम कर रहे हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग ब्रिटेन के कहने पे हम ये काम कर रहे थे। बट सबसे बड़ी बात है कि आपने इस चीज की हामी क्यों भरी। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इस चीज को सपोर्ट ही नहीं करते तो आपने हामी क्यों भरी, क्योंकि आपको इन नेशंस का सहारा चाहिए था, चाहे से वो मिलिट्री एड के तौर पे हो, चाहे से वो इकोनॉमिक एड के तौर पे हो, या फिर लॉन्ग टर्म इन नेशंस के साथ में रिश्ता रखना हो, क्योंकि उस टाइम पे ये नेशंस काफी ज्यादा पावरफुल थे और आपको जो भी इच्छा है या फिर आप जो भी कमिटमेंट्स हैं आपकी सरकार के, वो इसके थ्रू पूरा हो सकते हैं। तो अगर आपको नहीं करना था तो आप उसी टाइम पे मना कर देते, लेकिन इससे आपने ये दर्शा दिया है कि कहीं ना कहीं आपके इंटेंशंस हैं और इसी वजह से निर्माण हुआ। और मैं कह सकता हूं कि तालिबान और अलकायदा का इमरजेंस वो उभर के भी इसी वजह से आते हैं, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि हम 3 दशकों से इनके लिए काम करते हुए नजर आते हैं। वहीं कहते हैं कि अगर इंडिया कोई भी एक्ट करेगा ऐसा टेररिज्म का हमारी सिटीज के अंदर, सो दे नीड टू पे फॉर इट, इट विल बी अ टिट फॉर टैट सिचुएशन और हम उनको कश्मीर से दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे अगर आपने ऐसा किया तो। बट आप 3 दशकों से यूएस के लिए ऐसा काम करते हुए आ रहे थे, तब आपने ये चीज नहीं सोची और जिस तरीके से आपने ये काम किए उसकी वजह से तालिबान और अलकायदा आया। अब आज वही तालिबान और अलकायदा, स्पेशली तालिबान, आपकी नाक में दम करके बैठा है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से आज आपके भी जो घर है, जो आपका पाकिस्तान जो नेशन है, वहां पे भी इंस्टेबिलिटी है। जिस तरीके से आप खैबर पख्तूनवा, बलोचिस्तान, यहां पे टेररिस्ट के आप अटैक देख रहे हो, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जिस टाइम पे ये पहलगाम अटैक हुआ उस टाइम पे ऐसा रेयर ऑफिशियली एक्नॉलेजमेंट करना, ऐसा नहीं है कि पास्ट में मिनिस्टर्स ने नहीं किया है, पास्ट में भी कहा है कि जिस तरीके से सोवियत अफगान वॉर चल रही थी उस टाइम पे भी मुजाहिदीन फाइटर जो थे उनको इनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से इस बार उन्होंने कहा कि ये हमारा एक फॉरेन पॉलिसी का टूल था, तो अब यह चीज समझ में आती है कि हर एक देश की पहचान होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी विदेश नीति। अगर उसकी विदेश नीति का एक इंस्ट्रूमेंट, एक टूल अगर टेररिज्म है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिज्म को सपोर्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी उस नेशन पे भरोसा नहीं कर सकता, रिलाई नहीं कर सकता। और यही चीज वो कहते हैं। हैव अ लुक एट दिस वीडियो एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट कि किस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। Admits, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11,
Pakistan's track record, was not, unimpeachable track. अब जैसा आपने सुना इस वीडियो के अंदर, तो वो कहते हैं कि ये हमारी मिस्टेक हो गई थी और इसकी वजह से आज हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। वी आर सफरिंग फ्रॉम इट। जिस तरीके से आप देख सकते हो, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पे सेकंड नंबर पे है, टेररिस्ट के जो इंसिडेंट्स हैं वो रुक ही नहीं रहे हैं, किसी को विश्वास है नहीं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली क्राइसिस चल रहा है, आज उसी वजह से रुक रहे हैं। और ये कहते हैं कि अगर हमने सोवियत यूनियन कि जो सोवियत अफगान वॉर थी, अगर उसमें सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने वॉर नहीं छेड़ी होती यूएस के साथ में मिलके, या फिर जो 9/11 के बाद में जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर थी उसमें यूएस का साथ नहीं दिया होता, तो शायद आज हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती। अब आपको दो चीजें यहां पे समझनी पड़ेंगी। 1979 से 1989 की जब मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं, तो उससे पहले आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो हमें कोल्ड वॉर देखने को मिलती है, जहां पे बाइपोलर वर्ल्ड था, यानी कि दो ऐसी पावर्स थी जिन्हें हम सुपर पावर्स कहते थे, और सबसे ज्यादा कंट्रोल इन्हीं दो पावर का था, या डोमिनेंस कह सकते हो। एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था आपका यूएसएसआर। हालांकि ये डायरेक्टली वॉर में इंगेज नहीं थे, बट पीस भी नहीं था जिस तरीके से ये प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 1979 से 1989 की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की। किस तरीके से अफगानिस्तान नेशन जो है प्रॉक्सी बना यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो 1979 में एक कम्युनिस्ट कू होता है जिसके दौरान जो सोवियत यूनियन जो अफगान के अंदर है एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अब उस टाइम पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और सोवियत यूनियन भी चाहता था कि इसी तरीके से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में रहे, जिससे कि प्रो सोवियत यूनियन अगर गवर्नमेंट रहेगी और अफगानिस्तान की बॉर्डर अगर जो यूएसएसआर से लगती है, तो यह चीज इंश्योर की जा सकती है कि अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी रहे और यूएस अपनी जड़ें ना पैसारे। और ऑब्वियसली बात है, हर एक नेशन ये चाहता है कि जितने से ज्यादा नेशंस पे हमारी डोमिनेंस हो सके उतनी डोमिनेंस हमें करनी चाहिए, राइट। ये सारी बातें निकल के आती हैं वहां से, जब मैं बात कर रहा हूं इस कू की और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है। बट वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इतने सारे रेडिकल रिफॉर्म्स लेके आती है कि भैया लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, वुमेन के राइट लेके आओ, और जो ट्रेडिशनल कस्टम्स चले आ रहे थे उनको ब्रेक करने की कोशिश, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर ऐसे अनरेस्ट और सिविल वॉर आप कह सकते हो क्योस क्रिएट हो जाता है, और वहीं पे क्रिएट होती है मुजाहिदीन फाइटर्स की आर्मी, जो कि सोवियत यूनियन के अगेंस्ट खड़ा होती है। अब इसी का इस्तेमाल और फायदा उठाती है यूनाइटेड स्टेट्स सीआईए के थ्रू इन मुजाहिदीन फाइटर्स को आर्म्स देती है, एम्युनिशंस देती है, जिससे कि ये सोवियत यूनियन के अगेंस्ट फाइट कर सके। बट इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी आईएसआई, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहीं इन लोगों को आर्म प्रोवाइड करते हैं, वहीं इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वहीं इन लोगों को शेल्टर देते हैं, और बाद में वही लोग ग्रुप बनाते हुए आपको देखने को मिलता है अलकायदा, आपको देखने को मिलता है तालिबान। और बाद में ऐसा होता है कि सोवियत यूनियन ये सोचता है कि एक टाइम आएगा जब हम इस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर लेंगे और बाद में ये जो मुजाहिदीन फाइटर्स हैं इनके फाइट अगेंस्ट हम इनको तबाह कर देंगे। बट जिस तरीके से यूएस और पाकिस्तान इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये वॉर बहुत लंबी खिंच जाती है और इसे हम वियतनाम ऑफ द यूएसएसआर भी कहते हैं। और इसी के बाद में आपको यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला। तो एक इन्होंने बोला कि हमारा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर था। दूसरा था, जब 9/11 में यूनाइटेड स्टेट्स में अटैक हो जाते हैं तो उसका मास्टरमाइंड होता है अलकायदा का हेड आपका ओसामा बिन लादेन, जिसको शेल्टर और पनाह कौन देता है? उसको पनाह देते हैं तालिबान, क्योंकि उस टाइम पे तालिबान की रिजीम अफगानिस्तान के अंदर थी। और वहीं पाकिस्तान का जो डबल गेम मैं आपको बार बार बताता हूं आया हूं, वो एक्सपोज होता है। एक तरफ तो यूएस से ये मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड लेते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ वहीं तालिबान के जो टेररिस्ट लोग हैं, या जो टेररिस्ट या मिलिटेंट्स हैं, उनको आप पनाह दे रहे हो, उनको आप सपोर्ट कर रहे हो, उनको आप टाइम दे रहे हो, जिससे कि वो अपनी दोबारा से एनर्जी को रिगेन कर सकें और अगेन वो एक वॉर छेड़ सकें यूनाइटेड स्टेट्स के सामने। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से ये जो डबल गेम है ये भी एक्सपोज हो जाता है। तो हर वजह आप खुद चाहते थे इन वॉर के अंदर, इन सिचुएशन के अंदर, कि आपका फायदा हो, राइट। और यही आसिफ कहते हुए नजर आते हैं। और जब उनसे इंडिया पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है जिस टाइप की सिचुएशन, तो बोलता है कि हाँ अभी पॉसिबिलिटी है ऑल इंडिया वॉर की। और ये जो स्टेटमेंट है ये तब आए हैं जब इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली बहुत ही रॉक बॉटम हिट कर चुकी है। बट ये चीज ये साफ साफ इंडिकेट करती है कि जो हमेशा से नेशंस कहते हुए, स्पेशली इंडिया कहता हुआ आया है कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रमोट होता हुआ या फिर प्रूफ होता हुआ नजर आता है। अब अगर पाकिस्तान के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, तो जैसे मैंने आपको सोवियत वॉर के बारे में बता दिया, जैसे मैंने आपको ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो 9/11 के बाद में अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिली थी, मैंने वो बता दिया। किस तरीके से इनकी प्रैक्टिसेस की वजह से अलकायदा और तालिबान का इमरजेंस हुआ, मैंने वो बता दिया। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने, जो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट है, यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया था, उसको भी पनाह इन्होंने दी थी, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स
पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट करके जो एक जगह है, स्पेशल ऑपरेशन चलाया जाता है अबोटाबाद में, जिसमें कि इनको मार गिराया जाता है। और इंडिया हमेशा से कंटिन्यूसली एक्सपोज करता हुआ आया है, बट अगेन कोई इस चीज को मानता ही नहीं, कोई चीज इस पे स्टैंड लेता ही नहीं। बट जो हम करते हुए आए थे, आज वो चीज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस एक्नॉलेजमेंट से प्रूफ होती हुई नजर आती है। और साफ साफ ये क्लियरली एक एक्नॉलेजमेंट है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टेररिज्म को अपनी एक फॉरेन पॉलिसी के टूल की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि अब ये इनकी फॉरेन पॉलिसी में जब है, तो ये मतलब कि ये साफ साफ दिखता है, जिस तरीके से हम पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बोलते हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि टेररिज्म को हमेशा से और पहले से ही स्पॉन्सर करते हुए नजर आए हैं, ये इस चीज से प्रूफ होती है। हालांकि पास गवर्नमेंट ने भी एडमिट किया है कि हमने मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट किया था, बट जिस तरीके से इस बार इतने बड़े ऑफिशियल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने यह चीज कही है, तो साफ साफ ये लिंक करता है कि कैसे ये आज के टाइम पे पाकिस्तान और इस रीजन में लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी का कारण बना। और जो इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लिया था, दैट वाज अ मिस स्टेप। ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई है, जो कि हम कह सकते हैं। और ऐसा ही कहने में आया, अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है जो आसिफ का स्टेटमेंट आया है। पास्ट ईयर्स में अमेरिका भी इस तरीके से और काफी सारे नेशंस भी इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं, मतलब रिलाई भी किया पाकिस्तान में कि एक तरफ पाकिस्तान शायद टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, टेररिज्म के खिलाफ एक्शन ले रहा है, बट वहीं उनको यह भी पता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन लोगों को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। और वही सबसे बड़ी दिक्कत है। और जब मैं बात करता हूं इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस की, एट प्रेजेंट जब पहलगाम का टेरर अटैक हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी एक एडवाइजरी इशू की है कि प्लीज एक्सरसाइज मैक्सिमम रिस्ट्रेंट, यानी कि आपको कोई एग्रेसिव स्टेप नहीं लेना है, आपको कोई प्रोवेक्टिव स्टेप नहीं लेना है, आप काम रहें, आप इस सिचुएशन को बद से बदतर ना बनाएं, आप डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को सॉल्व करें। बट मुझे नहीं लगता कि अब ये सिचुएशन डिप्लोमेटिकली सॉल्व होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही चीज मिली है कि हमने पहले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड किया है। अब अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है इस साल का बिगेस्ट इवेंट 2025 का फॉर यूपीएससी सीएससी, जहां पे बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे रैंकर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, जहां से आपको स्ट्रेटजीज मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी, आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स को देख पाओगे। और किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं वो होने वाला है अप्रैल 27-12 PM, जहां पे आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी पे जाना है एंड आपको अपने आप को नोटिफाई करना है। एक बार के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे नोटिफाई करना होता है, बट उससे पहले कि आप अनअकैडमी पे ट्रस्ट क्यों करें, क्योंकि हमने इस साल दिए हैं 80+ लर्नर्स, यानी कि अराउंड 80 to 85 लर्नर्स हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के पार्ट थे, हिस्सा थे। हाँ, 350 नंबर हम भी क्लेम करते हैं, बट वो कहीं ना कहीं किन्होंने टेस्ट लिया था, किन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस लिया था, बट हम उनको जेन्युइन लर्नर्स नहीं मानते हैं। हम जेन्युइन लर्नर्स उनको मानते हैं जिन्होंने हमारे साथ में हम जुड़े, पूरे 1-2 साल तैयारी करी और अपना बेस्ट दिया। और ये चीज प्रूफ होती है किस तरीके से हमने ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 9, ऑल इंडिया रैंक 15 देते हुए नजर आए हैं। और इस टाइम पे आपको लोएस्ट एवर प्राइस मिल रहा है 19,999 में। जो आप दिल्ली जाएंगे तो 5 से 7 लाख रुपए लगेंगे, बाकी और कोचिंग करेंगे वहां की शायद इतनी क्वालिटी नहीं हो, बिकॉज वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द टीम व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। ये चीज मैं आपको बताता हुआ नजर आ रहा हूं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने हमारी ऐप पे इतने सारे वॉच टाइम दिए हैं, टेस्ट इन्होंने कितने हमारे साथ में कंडक्ट किए हैं, ये सारी चीजें निकल के आती हैं जब मैं बात कर रहा हूं इसकी, राइट। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बार ये बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपने आप को नोटिफाई कर सकते हो। तो आपको जाना है, आपको टाइप करना है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। व्हाट यू नीड टू टाइप इज यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। फिर आपको उस पर क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे यूट्यूब का एक लिंक मिल जाएगा, उस YouTube पे क्लिक करना है। YouTube पे क्लिक करके आपको होम पेज पे दिख जाएगा कि इट इज गोइंग टू बी लाइव इन 44 आवर्स। आप इसको क्लिक करेंगे, आप इसको जब खोलेंगे, राइट, आप जब इसको खोलेंगे तो आपको यहीं पे नोटिफाई का बटन हो जाएगा, ठीक है। आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे इसको तो आपको नोटिफाई का बटन दिख जाएगा, राइट। तो यहां पे आप नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आपके लिए लेक्चर। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।